बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब होता है वाटर का वेपर्स में कन्वर्ट होना, और हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वेपर्स में कन्वर्ट होगा। देखिए ना आप, वाटर ऐसे थोड़ी लिक्विड वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब तक उसे हीट नहीं मिलेगी। तो वो कुछ ना कुछ हीट की अमाउंट को एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो उस हीट की अमाउंट को हम कहते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन। ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन, हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। अगर तो स्टेट कोई भी चीज़ है, उसकी वेपराइजेशन की वैल्यू, हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है वो स्टेबल है, वो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे कि वाटर ले लें, वाटर की वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए वाटर आराम से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता, बल्कि उसे बहुत ज़्यादा जब हीट मिलती है तब जाके वो कहीं वेपर्स में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, अंदर आप कमरे के अंदर रख दें वाटर गिलास में डाल के, कुछ दिन भी अगर वो पड़ा रहेगा ना, तो वो सारा का सारा इवेपोरेट नहीं हो सकता। वो अपनी सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा, लेकिन फिर भी सारा का सारा नहीं होगा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती, इतनी उसे सराउंडिंग से मिल ही नहीं रही होती। इसी के मुकाबले में आप कोई और चीज़ ला के रखते हैं जो हल्की फुल्की सी हो, आप देखेंगे कि वो आराम से इवेपोरेट हो जाएगी एक ही दिन में सारी। यहाँ आगे लिखा हुआ है वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑपोजिट, यानी इसी सेंटेंस का अगर हम ऑपोजिट कर ले, ग्रेटर द हीट ऑफ वेपराइजेशन की जगह कर ले लोअर द हीट ऑफ वेपराइजेशन, लोअर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्टेट। यानी अगर किसी की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू लो है तो उसकी स्टेट में स्टेबिलिटी के चांसेस भी कम है, क्योंकि हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कम है तो वो आराम से वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और अपनी स्टेट में कायम नहीं रहेगा। आगे लिखा हुआ है कि वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू होती है 574 किलो कैलोरीज पर केजी। यानी 1 kg वाटर को जब 574 किलो कैलोरीज हीट मिलेगी तब जाके वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, और ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसलिए वाटर आमतौर पे अपनी स्टेट मेंटेन रखता होता है। हमारे सेल के अंदर भी सारा का सारा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता होता, क्योंकि उसको ये बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, तब कहीं जाके सारा पानी हमारी बॉडी से इवेपोरेट होगा, और ऐसा नहीं होता। हाँ, थोड़ा बहुत पानी हम इवेपोरेट करते होते हैं, हमें जब पसीना आता होता है तो। यहाँ आगे लिखा हुआ है इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन थर्मोरेगुलेशन, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट व्हेन इवेपोरेट ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन एंड परस्पायरेशन। यहाँ आर लिखा हुआ है लेकिन एंड आएगा। परस्पायरेशन का मतलब होता है पसीना आने का प्रोसेस जो हमारे अंदर होता है, और ट्रांसपायरेशन प्लांट्स के अंदर प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए वो पानी इवेपोरेट करते होते हैं। जैसे हम पसीने की फॉर्म में करते हैं ना, तो प्लांट्स ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए करते होते हैं। अच्छा, जब हमें पसीना आता है यानी हमारे अंदर से पानी इवेपोरेट होता है तो कूलिंग इफेक्ट होता है। ये कैसे होता है? देखिए, पानी को वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, और जब हमें पसीना आएगा तो पानी कैसे इवेपोरेट हो रहा है? वो हाई हीट के ज़रिए ही इवेपोरेट हो रहा है ना। तो हमारे अंदर जो बहुत ज़्यादा हीट होगी, वाटर मॉलिक्यूल्स वो लेके वेपर्स में कन्वर्ट होके बॉडी से फ़रार हो जाएंगे, और जो बाकी मॉलिक्यूल्स बॉडी में रह जाएंगे उन सब का टेम्परेचर होगा लो। तो इस तरह से कूलिंग इफेक्ट हो गया हमारे अंदर पसीना आने की वजह से, क्योंकि पसीना जब आया तो हाई हीट वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो सारे बॉडी से चले गए और नीचे बाकी रह गए लो हीट वाले। तो इस तरह से जो वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू हाई है, इस वजह से जब हमारे अंदर पसीना आता है तो कूलिंग इफेक्ट भी होता है। ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा भी है। अगला टॉपिक है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप इनटू लार्ज ड्रॉपलेट। कोलेस का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना। ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन वाटर की टेंडेंसी है कि जब वाटर के अंदर ऑयल आएगा तो वाटर जो है वो उस बहुत सारे ऑयल के जो अलग अलग होंगे ना ड्रॉप्स, उन सबको मिला के एक बड़ा सारा ड्रॉपलेट बना के साइड पे कर देता होता है। अब देखिए, आपने वाटर के अंदर ऑयल डाला और चमचे से उसको ज़ोर ज़ोर से हिला भी दिया। शुरू शुरू में आपको नज़र आ रहा होगा वो सारा फैला हुआ है पानी के अंदर, लेकिन क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सारा जुड़ के एक जगह पे जमा हो जाएगा, ऊपर ऊपर आके सारा ऑयल इकट्ठा हो जाएगा। वो इसलिए हुआ क्योंकि वाटर के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। अच्छा, हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल, जैसे ऑयल एक हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फोबिक का मतलब होता है फियर, यानी जिसको वाटर का खौफ हो।
तो ऑयल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल होता है, यानी इसको वाटर बिल्कुल नहीं पसंद, ये वाटर के साथ कभी बॉन्ड नहीं बना सकता। हम जब ऑयल को वाटर में डालेंगे तो ये दूर दूर रहता होता है वाटर से, उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाता होता। एक्सक्लूशन का मतलब होता है धक्का देना, निकालना अपने आप से। तो जब भी वाटर के अंदर कोई हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जैसे कि ऑयल एंटर होगा तो वाटर उसको दूर दूर करेगा अपने आप से, वाटर कहीं चला जाए, कहीं इकट्ठा होकर जमा हो जाए। जैसे वाटर ऑयल थोड़ी देर के बाद सारा ऊपर आके लेयर बना लेता होता है। अच्छा, वाटर ये हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी क्यों शो करता होता है? वो इसीलिए क्योंकि वाटर के अंदर होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। आप देखिए इस पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि वाटर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सब ने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे ही आप ऑयल अंदर डालेंगे ना वाटर के, तो इनका आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ना ये ख़राब हो जाएगा। ये कहेंगे सही करो अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सारे मॉलिक्यूल्स दोबारा से नए हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और जो होगा ना ऑयल का ड्रॉप, उसको एक जगह पे धक्का देना शुरू हो जाएंगे। तो वो सारा जितना भी ऑयल होगा वो सारा एक जगह इकट्ठा होके रह जाएगा और सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो उसके इर्द गिर्द भी अपना बॉन्ड दोबारा से बना लेंगे। तो पानी के अंदर जब भी ऑयल वगैरह डालते हैं वो इसीलिए एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है क्योंकि वाटर के अंदर होती है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की प्रॉपर्टी, और वाटर कहता है कि हम अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और जो भी इजाफी चीज़ें हैं ना वो एक साथ इकट्ठी होकर क्लम्प्स टुगेदर हो जाएं। आगे है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन का मतलब होता है आइंस में कन्वर्ट होना। वाटर जब आइंस में कन्वर्ट होता है तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के आइंस बनाता होता है। दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोबारा से कंबाइन होके H2O का मॉलिक्यूल बना लेंगे। एंड ऑल्सो मेंटेन इक्वलिब्रियम। इक्वलिब्रियम का मतलब होता है स्टेट को या बैलेंस को या प्रोसेस को मेंटेन रखना। कोई जगह है हमारे पास, उसके अंदर कोई दो ख़ास तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं, वो दोनों रिएक्शंस जो वो दोनों प्रोसेस हैं वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी ना एक प्रोसेस ज़्यादा हो रहा है ना कोई दूसरा प्रोसेस कम हो रहा है। जितना एक प्रोसेस हो रहा है उतना ही दूसरा प्रोसेस हो रहा है। हमारे पास एक वाटर बॉडी है, उसके अंदर जो वाटर है मुमकिन है कि वो बार बार आइंस में कन्वर्ट हो रहा है और वही वाले आइंस दोबारा से वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये दो प्रोसेस हो रहे हैं ना, और ये दोनों बिल्कुल बैलेंस हैं, ना ये कि आयन ज़्यादा बन रहे हैं ना ये कि वाटर ज़्यादा बन रहा है। तो इसको कहते होते हैं इक्विलिब्रियम। ड्यू टू आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी वाटर मे बिहेव एज एसिड और बेस। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो या तो एसिड के तौर पे काम करती हैं, कुछ होती हैं जो या तो बेस के तौर पे काम करती होती हैं, लेकिन जो वाटर है वो एसिड और बेस दोनों के तौर पे काम कर लेता होता है। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़ें जो H पॉजिटिव बनाएं वो होती हैं वो एसिड के तौर पे काम करती हैं, और जो OH नेगेटिव बनाती हैं वो बेस के तौर पे काम करती हैं। लेकिन आप देखें कि वाटर आयोनाइज होके H पॉजिटिव भी बनाता है और OH नेगेटिव भी बनाता है। तो जहाँ जो ज़रूरत होती है ये जो वाटर है वो वहाँ वो वाला काम करना शुरू हो जाता है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जो दोनों तरीक़ों से काम करे, एसिड और बेस, उसको कहते होते हैं एम्फोटेरिक। वाटर बफर के तौर पे भी काम करता है। बफर एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ की pH को मेंटेन रखे। pH का मतलब होता है उसकी एसिडिटी, उसको ना ज़्यादा एसिड होने दे ना ज़्यादा बेस होने दे, बस उसकी जितनी एसिडिटी यानी उसकी जितनी pH है उतनी ही रहने दे। तो इन pH को मेंटेन करने के लिए जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको बफर कहते हैं, और वाटर बफर के तौर पे भी काम करता होता है। हमारी बॉडी के अंदर ही हमारे अंदर जो भी इंजाइम वगैरह हो रहे हैं और इंजाइम के लिए वाटर बफर के तौर पे काम करता है। अगला टॉपिक है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस का मतलब होता है एबनॉर्मल, यानी वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर। वाटर का एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, पहले हम देख लेते हैं नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि जब हम चीज़ों को ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, और जब हम उनको गर्म करते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाती हैं। हमारे पास कोई भी चीज़ है, समझ लें उसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सी, हम जब इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे यानी 20 से 21, 22, 23, तो ये चीज़ एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी, और जब इसको ठंडा करेंगे यानी 20 से 19, 18, 17, 16 ऐसे इसका टेम्परेचर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगी। वाटर भी कुछ हद तक तो नॉर्मल टेम्परेचर ही शो करता है, लेकिन सिर्फ 0 से लेके 4 डिग्री सी तक वाटर एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। अब आप देखें ना, वाटर है हमारे पास जो अभी अभी बर्फ़ से पानी बना है, 0 डिग्री सी पे है। अब आप उसको हीट दे रहे हैं, उसका टेम्परेचर 0 से 1, 2, 3, 4 होता जा रहा है। तो नॉर्मली तो यही होना चाहिए ना कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो वो चीज़ एक्सपैंड होनी चाहिए, लेकिन वाटर में 4 डिग्री सी तक ऐसा नहीं होता। 0 से लेके 4 डिग्री सी तक जब हम वाटर को हीट देते हैं
तो वो कॉन्ट्रैक्ट होने एक्सपेंड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन 4 डिग्री सी पे आगे वो दोबारा नॉर्मली एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। बस ये 0 से लेकर 4 तक का उसका टेम्परेचर थोड़ा सा गड़बड़ करता है। आपके पास है वाटर जो कि है 5 डिग्री सी पे। वो सोलन तो इसको जब आप टेम्परेचर इसका कम करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, लेकिन 4 पे आएगा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन 3 पे आके ये एक्सपेंड होने लग जाएगा। 2 पे और एक्सपेंड, 1 पे और एक्सपेंड, 0 पे और एक्सपेंड हो जाएगा। अच्छा, अब रीज़न देख लेते हैं कि वाटर इस तरह से क्यों एक्सपेंड होता है। देखिए, जब वाटर आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है तो वो बर्फ़ बनने की तरफ जा रहा है। जब वाटर 4 डिग्री सी पे आएगा, उसके बाद जब वो 3 पे पहुंचेगा तो बर्फ़ बनने के बहुत ज़्यादा करीब वाले स्टेजेस में पहुंच गया है। तो आपको पता है ना कि बर्फ़ एक सॉलिड चीज़ होती है, क्रिस्टल होता है। क्रिस्टल की एक ख़ास शेप होती है, उसके अंदर जो एटम होते हैं वो ख़ास तरीके से अरेंज होते हैं। तो वाटर के अंदर भी यही होना शुरू हो जाएगा। उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके अंदर जो एटम है वो ख़ास तरीके से अरेंज होना शुरू हो जाएंगे। और ये देखिए, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं ना कितने वो अच्छे तरीके से अरेंज हो रहे हैं एक ख़ास शेप में, और उनके अंदर स्पेस भी ज़्यादा आ गई है, बिना वजह की स्पेस आ गई है। इस वजह से वो दिखने में हमें लगता है कि एक्सपेंड हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट वो नहीं हो रहा। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डेंसिटी क्या होती है, हम आम अल्फाज में समझते हैं, ज़रा साइंस से हटके, डेफिनेशन से हटके। देखिए, डेंसिटी होती है किसी भी चीज़ का गुंजान होना। कहीं बहुत ज़्यादा अगर रश है तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे सपोज़ कर लें आपके पास एक कमरा है, उसी कमरे में अगर 100 लोग आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ हो जाएगा ना, हम कहेंगे इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन उसी कमरे में अगर 10 लोग आ जाएंगे तो हम कहेंगे इसकी डेंसिटी कम है, क्योंकि वो खुला खुला महसूस हो रहा होगा हमें। यही बात इन सब्सटेंसेस में भी होती है। जब हम किसी चीज़ को हीट देते हैं तो वो चीज़ एक्सपेंड होती है ना, तो जब वो एक्सपेंड होती है तो उसकी डेंसिटी लो होना शुरू हो जाती है। देखिए ना, पहले उसका साइज़ एक ख़ास साइज़ था, लेकिन अब जब वो एक्सपेंड हो रही है तो उसका साइज़ बड़ा होता जा रहा है ना, वो एक्सपेंड होती जा रही है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो उतने के उतने ही रह रहे हैं ना, इसका मतलब रश कम होता जा रहा है। आप देखिए, आपके पास 10 लोग हैं, वो 10 लोग पहले एक छोटे से कमरे में थे, हम कह रहे थे रश है इसके अंदर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो कमरा है वो बड़ा हो गया, तो हम कहेंगे ना कि अब रश कम हो गया, ये तो खुले खुले हो गए हैं इसके अंदर। यही हाल है मॉलिक्यूल्स का भी, कि जब आप उनको हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स तो उसके अंदर उतने ही रहेंगे। सपोज 10 मॉलिक्यूल थे तो 10 ही रहेंगे, लेकिन स्पेस अब उनको ज़्यादा मिलती जा रही है, तो उसकी वजह से डेंसिटी कम होती जाएगी। और यही बात है कि जब आप उस सब्सटेंस को ठंडा करेंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या हुआ, मॉलिक्यूल पहले भी 10 थे, अब भी 10 हैं, लेकिन पहले जगह जितनी थी अब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जगह थोड़ी होती जा रही है। तो ऐसा लग रहा होगा कि अंदर रश बढ़ गया है, तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि छोटी सी जगह के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो रश ज़्यादा होगा ना, तो डेंसिटी ज़्यादा। तो वाटर है अब हमारे पास, समझ लें, ठीक है, 50 डिग्री सी पे वाटर है। हम जब इसको हीट देंगे तो इसकी डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक्सपेंड होता जाएगा, इसको जगह ज़्यादा मिलती जाएगी, मॉलिक्यूल्स का अंदर रश कम होगा। और यही वाटर है, जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा 50 डिग्री सी से नीचे। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं अंदर, लेकिन जगह कम होती जा रही है, अंदर मॉलिक्यूल्स का रश होता जा रहा है, तो डेंसिटी ज़्यादा होती जा रही है। अब ये 50 से नीचे आएगा, 40 पे आएगा, 30 पे आएगा, 20 पे आएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब 4 पे जाके पहुँचेगा तो इसकी डेंसिटी बस जितनी ज़्यादा हो सकती थी ना, मैक्सिमम उतनी ज़्यादा होगी। 4 डिग्री सी पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि 4 डिग्री सी से नीचे अब वाटर मज़ीद कॉन्टैक्ट होगा ही नहीं, वो तो एक्सपेंड होना शुरू हो जाएगा, और जब एक्सपेंड होगा तो डेंसिटी खुद ब खुद ही कम हो जाएगी। तो अगर कोई पूछे कि वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है तो आप बताएंगे 4 डिग्री सी पे, क्योंकि 4 डिग्री सी से नीचे वो दोबारा से एक्सपेंड होता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यही वजह है कि बर्फ़ की डेंसिटी जो है, क्योंकि वो एक्सपेंड चीज़ है ना, तो उसकी डेंसिटी होती है कम, और पानी की डेंसिटी होती है उसके मुकाबले में ज़्यादा। और जब आप पानी के अंदर बर्फ़ को डालते हैं तो बर्फ़ ऊपर ऊपर रहती है, क्योंकि बर्फ़ हल्की है ना, उसकी डेंसिटी कम है, और पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है। आगे ये भी लिखा हुआ है, इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर। जब पानी जमा हुआ होता है तो उसके अंदर जो पानी में लाइफ होती है वो ज़िंदा इसीलिए रहती है क्योंकि ऊपर होता है सारी बर्फ़ और नीचे पानी। आप देखें, जब सर्दियाँ होती हैं तो बहुत सारे दरिया, समंदर ये जम जाते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर से जमे होते हैं, अंदर से पानी ही होता है, क्योंकि बर्फ़ है हल्की। और जब पानी का टेम्परेचर 0 पे पहुंचता है तो वो बर्फ़ आ जाती है ऊपर, और सारी ऊपर तह बना लेती है, और उसके नीचे जो पानी होता है वो 4 डिग्री सी तक होता है।
और वो बर्फ़ नहीं होता, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए लाइफ उस पर सर्वाइव करती है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।